आफ्टरनून एवरीवन। देखो कल अपन ने वेरियस प्रोसेसेस समझ ली थी अच्छे से, ठीक है, और उनके बाकी सारी चीजें पढ़ ली थी। अब बस उसमें छूट रहा था अपना एक वर्क डन। वर्क डन वही लिखवा देता, लेकिन वो टेबल्स फिर बहुत ज्यादा ऐसी हो जाती, ये प्लस वो, ठीक है। तो अपन अलग से पढ़ रहे हैं वर्क डन वाला। अपन ने हीट अलग से पढ़ लिया, इंटरनल एनर्जी अलग से पढ़ लिया। अब वर्क डन वाला प्रोसेस पढ़ना है अपने को बस अलग से, जो थर्ड स्टेप है, ठीक है। तो वही सारे वर्क डन लिख लिए हैं। डेरिवेशन मैंने एक के भी नहीं लिखे हैं, ठीक है। डेरिवेशन का कोई काम है नहीं, लंबे चौड़े डेरिवेशन है, बुक में जाके देख लेना अगर देखने हैं तो, क्योंकि फाइनली याद तो फॉर्मूला ही रखना है अपने को, ठीक है। फार्मूला काम आएगा, वरना डेरिवेशन में वही है, इंटीग्रेशन करते रहना ये इस फार्मूले से, और लंबे चौड़े इंटीग्रेशन है इस एडियाबैटिक में और आइसोथर्मल में, और ज्यादा है एडियाबैटिक में, ठीक है। ये पावर गामा वाले को सॉल्व करना, ठीक है, तो वो टफ पड़ेंगे, क्योंकि पहले तो इंटीग्रेशन आ गया, फिर उसमें पावर गामा को सॉल्व करना इंटीग्रेशन में, थोड़ा हाँ हो गया ना, समझ में आ गए बस, ठीक है। तो बस वही सेम एग्जैक्ट कॉपी डेरिवेशन है, कुछ अलग नहीं है, वही के वही यहाँ पे। तो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, अपन को फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस इतना है, ठीक है। चलो सब इधर देखो, वर्क डन अपन थर्मोडायनेमिक्स में पिस्टन वाला केस ले रहे थे ना। अपना सिस्टम क्या था, ये पिस्टन वाला, ठीक है, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो अपन बोलते हैं वर्क डन, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है अपना पीवी वर्क, ये थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, लेकिन अदर देन पीवी भी वर्क होता है, कि प्रेशर वॉल्यूम चेंज ना करते हुए भी वर्क होता है, वो होगा नॉन पीवी वर्क, वो थर्मो का पार्ट नहीं है, समझ गए। लेकिन अगर पूछे तो बस ये इतना पता होना चाहिए कि वर्क दो टाइप में होगा, पीवी वर्क जो कि अपना थर्मो का पार्ट है, प्रेशर वॉल्यूम वाला, और नॉन पीवी वर्क जिसमें वॉल्यूम और वो चीजें चेंज नहीं हो रही। लेकिन अपन इस चैप्टर में सिस्टम मान के चल रहे हैं पिस्टन वाला, ये थर्मो वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें अपन ये पिस्टन वाला पार्ट मान के चल रहे हैं, समझ गए। तो इसमें प्रेशर वॉल्यूम चेंज होते हैं ना, हाँ ठीक है, इसलिए ये पीवी वर्क इधर अपना थर्मो वाला चैप्टर का है। नॉन पीवी वर्क क्या होता है, जिसमें चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट एसेंशियल, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा हो, क्योंकि यहाँ अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है थर्मो में, तो अपन क्या बोल रहे हैं, वर्क डन जीरो, ठीक है, वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा है तो। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का कोई लेना देना ऐसा खास नहीं रहता है। 3-4 अलग अलग टाइप के वर्क लिखे हैं, देख लो बस, इलेक्ट्रिक वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क, सरफेस वर्क, मैग्नेटिक वर्क। इनमें कोई वॉल्यूम वाले फॉर्मूला आते ही नहीं। ग्रेविटेशनल वर्क -mgh, तो कहाँ आ रहा है उसमें वॉल्यूम, समझ गए चीज। तो ग्रेविटेशनल वाला, सरफेस, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, बाकी जितने भी टाइप के वर्क होते हैं उनमें वॉल्यूम का चेंज कोई एसेंशियल नहीं है, तो वो हो गए नॉन पीवी। अपने को ये वाले पढ़ने हैं अपने थर्मो चैप्टर के, ठीक है। देखो दो टाइप से दो प्रोसेस अपन ने पढ़ी है, मतलब टोटल 6-7 टाइप की प्रोसेस पढ़ी है, ठीक है। 6-7 टाइप क्या थे अपने, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, ये 4। इसके अलावा एक साइक्लिक पढ़ी है। उसके अलावा रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल भी पढ़ी है अपन ने, ठीक है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को अपन इन सबसे एक बार मिक्स कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल वर्क समझ में आता है। इरिवर्सिबल मतलब अपन ने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया था, एक बार में पिस्टन नीचे चले गया था, है ना। एक बार में जैसे पिस्टन नीचे चले गया, तो अब वो इरिवर्सिबल में आ गया ना, कि तुम हर एक पार्ट को वापस ऊपर नहीं ला सकते, समझ गए। तो एक विद इन एक जस्ट वाला वर्क जो होता है वो काय में आ गया, इरिवर्सिबल में। रिवर्सिबल में क्या था, रेत के पार्टिकल डाल रहे थे छोटे छोटे, तो एक रेत का पार्टिकल कुछ थोड़ा सा हो सकता है पिस्टन को नीचे ला रहा हो, तो वो रिवर्सिबल है ना, उसी टाइम पे वापस पे। तो धीरे धीरे रेत के पार्टिकल बढ़ाते गए तो वर्क हो रहा है। तो हर एक पॉइंट पे वो पीछे आने की कैपेसिटी रखता है, तो वो कौन सा था अपना, रिवर्सिबल वाला, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में अपन ये चारों पढ़ेंगे कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल आइसोकोरिक और रिवर्सिबल ये। वैसे ही इरिवर्सिबल में भी चारों पढ़ी जाती है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, इरिवर्सिबल ये और इरिवर्सिबल ये, समझ गए। तो रिवर्सिबल के भी 4, इरिवर्सिबल से भी चारों प्रोसेस, समझ गए सभी, ठीक है। लेकिन अपने इसमें जब तुम वर्क फाइंड करोगे तो इरिवर्सिबल से जो वर्क आता है वो चारों का सेम आता है। इरिवर्सिबल का जो वर्क है वो चारों का सेम नहीं बोलूंगा, लेकिन फॉर्मूला चारों में सेम लगेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। इरिवर्सिबल वाले में फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, चारों के लिए सेम है। इरिवर्सिबल वो किसी का भी बोले, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, चाहे आइसोबैरिक, चारों के फॉर्मूले कैसे, सेम। नॉर्मल जो अपना वर्क का फॉर्मूला है P del V -P एक्सटर्नल del V, ठीक है। चलो हाँ, तो इरिवर्सिबल का एक ही फॉर्मूला है -P एक्सटर्नल del V, del V क्या है, V2 - V1, तो वे लिखा -P एक्सटर्नल V2 - V1, ठीक है। क्वेश्चन में सारा डाटा देगा, V2 क्या है, V1 क्या है, P एक्सटर्नल क्या है, सब कुछ देख के रखेगा, सीधा वर्क डन निकल जाएगा, क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन में लैंग्वेज लिख के आएगी कि वर्क डन इन
इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस बाय ये कोई डाटा देगा, तो वहाँ ये इतना लंबा चौड़ा वर्ड देख के नहीं डरना है। जैसे उसने बोल दिया ना इरिवर्सिबल, तुम वर्ड एक दिमाग में ले आना, बड़ा सा पत्थर मारा था तभी वो एकदम नीचे चले गया था, तो इरिवर्सिबल है। तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है अपने पास, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। अब वो कोई सी भी प्रोसेस का दे दे, ठीक है। चलो, और पी एक्सटर्नल जो लिखा है कांस्टेंट और फाइनल प्रेशर, ये फाइनल प्रेशर इसीलिए लिखा है जो ग्राफ से अगर फाइंड करना हो तो, अगर वो बोले इनिशियल प्रेशर इतना था फाइनल इतना हुआ, तो जो फाइनल प्रेशर है वही अपना पी एक्सटर्नल है। देखो इसको समझो ऐसे, पिस्टन था, पिस्टन पे अभी कुछ प्रेशर लग रहा होगा एयर का, फिर मैंने ऊपर से एक बड़ा पत्थर मार दिया, रख दिया, तो पिस्टन नीचे गया, तो पी एक्सटर्नल अभी वो पत्थर को इंक्लूड करके लग रहा है ना, तो फाइनल प्रेशर जो भी होगा वो पत्थर को इंक्लूड करके जो होगा वही अपन गिनेंगे क्वेश्चन में। अगर वो मान लो स्टार्टिंग में बोलता है कि कुछ प्रेशर इतना था, आफ्टर द इरिवर्सिबल प्रोसेस प्रेशर इतना एक्सटर्नल, मतलब पत्थर रखने के बाद, तो बाद वाला जो प्रेशर है वो यहाँ रखा जाएगा एक्सटर्नल, ठीक है, फाइनल वाला रखा जाएगा ना कि इनिशियल वाला, जब पिस्टन नीचे आ गया है तब वाला प्रेशर, ठीक है। और या फिर अगर बोलूँ कि मान लो पहले से बड़ा पत्थर रखा था, उसको मैंने हटा दिया और पिस्टन एकदम से ऊपर आएगा, तो जब ऊपर आया उसके बाद वाला फाइनल, अब वो देखे रखेगा कि कंप्रेशन की प्रोसेस थी या एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन की तो ऊपर आने के बाद जो है, और कंप्रेशन की थी तो नीचे जाने के बाद जो प्रेशर है वो, ठीक है। इसमें पी एक्सटर्नल पी गैस के बराबर नहीं होता, क्योंकि एकदम से बड़ा पत्थर रखा है, गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, तभी पिस्टन में है, पिस्टन नीचे जा रहा है मतलब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, तभी ऐसा होगा, समझिए। तो इस बस इतना ये क्लियर है यहाँ पे। इरिवर्सिबल वाले में लग तो एक ही फॉर्मूला रहा है, लेकिन इसको जब अलग अलग प्रोसेस से इंटीग्रेट पूरा करोगे तो ये फाइनल कंक्लूजन्स मिलेंगे अपने को। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा है, माइनस वही पी एक्सटर्नल डेल वी V1 से V2 तक, क्योंकि रिवर्सिबल वाली हर एक स्टेप पे रिवर्सिबल कर सकता हूँ ना, तो अभी कितना वॉल्यूम, फिर बाद में कितना हुआ, बाद में कितना हुआ, बाद में कितना, बाद में कितना, जैसे जैसे वो नीचे आते जा रहा है, तो उसके हर एक पार्ट पे मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ उसको, मतलब सबको जोड़ना रहता है मुझे। जैसे इधर देखो, इसमें जो पिस्टन है मान लो यहाँ पे था, अभी थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे आया, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ऐसे कर करके वो यहाँ पहुंच गया, थोड़ा 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 थोड़ा। तो अगर मुझे वर्क कैलकुलेट करना है इसमें कि कितना वर्क हुआ, तो मैं हर छोटी छोटी स्टेप का वर्क जोड़ना पड़ेगा ना, जब जब वो नीचे आया है तब तक का वर्क जोड़ना पड़ेगा मेरे को सारा। तो हर छोटी छोटी स्टेप का वर्क कैसे जोड़ेंगे, इंटीग्रेट करके, कि पहले वॉल्यूम कितना था और बाद में कितना हो गया, यहां से यहां तक के वॉल्यूम को इंटीग्रेट करके जोड़ दूंगा मैं, तो वर्क आएगा। तो इंटीग्रेशन वाला सिंबल किस में लगेगा, तुम्हारी रिवर्सिबल वाला, क्योंकि वहीं से वो इसी में स्मॉल स्मॉल स्टेप्स है, तो हर एक स्टेप का मुझे जोड़ना पड़ेगा वर्क, ठीक है। इसमें स्मॉल स्मॉल स्टेप्स नहीं थी ना, इसमें इनिशियल और फाइनल बस दो ही चीजें थी। तो इसमें कैसा था कि पहले पिस्टन मान लो यहाँ पे था, जैसे ही मैंने वो पत्थर रखा पिस्टन सीधा एम मास का, जैसे पत्थर रखा पिस्टन कहाँ आ गया, नीचे। तो बीच में कहीं पिस्टन रुका नहीं है ना, ऐसा कि एक्सटर्नल प्रेशर और एयर का प्रेशर बराबर जा रहा हो, रुके, जैसे पत्थर रखा हो तो पूरा नीचे जा रहा है ऐसा, तो कब तक, जब तक पी एक्सटर्नल और पी एयर का बराबर होके वो रोक ना दे उसको। तो इस वाले में सिर्फ यहाँ और यहाँ दो ही पॉइंट है ना, समझ में आइए। तो इसीलिए इस वाले में क्या करते हैं अपन, मान लो ये अगर V1 था, ये V2 था ऐसा, या फिर V2 जो भी जिसको मानना हो, ठीक है। तो फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वन, तो इस वाले में क्या करते हैं V2 माइनस V1 वाला, लेकिन उसमें स्मॉल स्मॉल स्टेप्स को जोड़ना रहता है तो इंटीग्रेशन वाला लगेगा। क्लियर है, ठीक है। और इसमें पी गैस इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल, क्योंकि हर एक स्टेप पे देखो जब जब वो रुकेगा पिस्टन, तब तक पी गैस और पी एक्सटर्नल बराबर होगा, तभी रुक रहा है ना। इसमें जैसे पत्थर रखा, पत्थर का वेट बहुत ज्यादा है तो कंसिस्टेंटली नीचे जाएगा पिस्टन, कब तक नीचे जाएगा, जब तक पी गैस पी एक्सटर्नल के बराबर ना हो जाए, जब बराबर होगा तभी जाके वो रुकेगा। तो जहां रुक रहा है और जहां से शुरू हुआ था उन दो पॉइंट को मानूंगा, लेकिन इसमें तो हर एक पॉइंट पे रुक रहा है ना, जैसे एक रेत का पार्टिकल डाला फिर रुका, एक और डाला थोड़ा नीचे गया फिर रुका, एक और डाला, तो हर पॉइंट पे उसमें पी एक्सटर्नल और पी गैस बराबर हो रहे हैं इसमें, समझ में आया, ठीक है। तो कुल मिला के कुछ नहीं है, दो फार्मूले। इस वाले में क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, उसमें इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। क्यों इंटीग्रेशन उसमें लग रहा है, समझ गए, क्योंकि स्मॉल स्मॉल स्टेप्स को जोड़ना है, सारे वर्क को जोड़ना पड़ेगा। इसमें ये एक ही वर्क है बस, यहां से यहां तक का, समझ गए। इसमें
ये वाला वर्क है, इसमें ये सारे वर्क को जोड़ना पड़ेगा तुमको, ये इसीलिए। क्लियर है? ठीक है। अब इरिवर्सिबल में किस कोई सा भी बोलूं तो क्या बोलोगे तुम? माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, बात खत्म। चाहे एडियाबैटिक बोलूं इरिवर्सिबल, चाहे आइसोथर्मल बोलूं, लेकिन इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, आइसोकोरिक तो जीरो ही होगा, वो हटा दो। और एक और लास्ट वाला कौन सा अपना, इसमें भी सेम। क्लियर है? ठीक है। अब जब क्वेश्चन आएगा ना तुम्हारे पास बेटा, सारे इधर क्वेश्चन आएगा तो रिवर्सिबल के केस में तो क्वेश्चन में लिख के देगा हमेशा कि रिवर्सिबल वर्क डन बाय आइसोथर्मल, रिवर्सिबल वर्क डन बाय एडियाबैटिक, रिवर्सिबल बाय दिस, तो वर्ड एग्जैक्ट आएगा रिवर्सिबल। लेकिन इरिवर्सिबल का जब क्वेश्चन आएगा तो वर्ड एग्जैक्ट आ भी सकता है इरिवर्सिबल, कि इरिवर्सिबल में आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का वर्क बताओ, इरिवर्सिबल इसका बताओ, डायरेक्ट आ सकता है। या फिर क्या बोलेगा वो, ये 2-3 अलग अलग फॉर्म देता है। अच्छा इधर देखो सारे इधर, हाँ, इरिवर्सिबल में प्रेशर एक्सटर्नल कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है ना। एक पत्थर उठाया रख दिया तो वो कांस्टेंट ही है ना, एक बार में जो लगा वही है। और उस वाले में हर पॉइंट पे वेरिएबल, जैसे जैसे रेत के पार्टिकल बढ़ा रहा हूं वो प्रेशर बढ़ रहा है ना हर एक पॉइंट पे, तो प्रेशर वेरिएबल उसमें, उस वाले में। इस वाले में तो कांस्टेंट एक बार जो रखा वही है। तो अगर क्वेश्चन में लिख के आए कि एट कांस्टेंट प्रेशर, तो भी क्या समझोगे तुम? या फिर वो बोला फाइंड आउट द वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर इन आइसोथर्मल प्रोसेस, समझ गए क्या बोला मैंने? फाइंड आउट द वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जैसे ही मैंने बोला एट कांस्टेंट प्रेशर, तो तुम क्या समझोगे? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। लेकिन अगर उसको रिवर्सिबल का क्वेश्चन देना होगा तो वो एग्जैक्ट वर्ड ही लिख के दे सकता है और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट वर्ड जो लिख के आएगा तुम्हारे पास कौन सा, कहाँ गए हो, जो भी है रिवर्सिबल वाला, ठीक है, लिखा नहीं मैंने बट समझ जाना कि रिवर्सिबल वाले में एग्जैक्ट वर्ड लिख के देगा कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। लेकिन इरिवर्सिबल में लिख के दे भी सकता है, नहीं भी लिख के दे सकता है। नहीं लिख के देने का मतलब क्या है, ये 3 अलग अलग फॉर्म में देगा। या तो क्वेश्चन डायरेक्टली इरिवर्सिबल प्रोसेस लिख के दे, या फिर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। कांस्टेंट जब वर्ड आ जाए प्रेशर के साथ, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो समझ जाना क्या है वो, इरिवर्सिबल। ठीक है, तो कांस्टेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। क्लियर है? गोला मार्क कर लेना उसको। या फिर ग्राफ बना के दे, और ग्राफ में यहां पे देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो फाइनल प्रेशर ये नीचे वाला ही होगा ना, समझ में आया? तो फाइनल प्रेशर जो नीचे वाला है उसको क्या बोलूंगा मैं, पी एक्सटर्नल, और जहां से शुरू हुआ था वो पी होगा। तो इसमें जो पी एक्सटर्नल रखेंगे ना अपन, अगर वो क्वेश्चन में नहीं लिख के दे रहा है कि क्या है क्या नहीं है कितना है वैल्यू, और ग्राफ दे, जैसे अपन ने ईएमएफ वाले क्वेश्चन किए थे, उसमें ई नॉट वो डायरेक्ट दे सकता है, या फिर वो हाफ रिएक्शन दे के फाइंड करने को दे सकता है, या फिर ग्राफ से दे सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, पी एक्सटर्नल ग्राफ से दे सकता है। वो ग्राफ अगर दिया है तो जो लोअर पॉइंट की वैल्यू है वही तुम्हारी पी एक्सटर्नल की वैल्यू होगी। और V2 V1 भी फाइंड कर सकते हो, ये V2 और ये यहाँ पे V1। समझ गए? कोई डाउट इसमें? V2 V1 भी पता कर लोगे ना, अगर नहीं दे रहा हो ग्राफ से दे रहा है तो। ये यहाँ पे V1 V2 ये मान लो ये V1 है, ये V2। क्लियर है? V2 फाइनल है, उस पर कितना प्रेशर है, वही अपना लास्ट फाइनल प्रेशर है, और फाइनल प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं। समझ में आया सभी को? है ठीक है। अब सारे इधर, अब अपने को वर्क डन पढ़ना है, जितनी प्रोसेस पढ़ी उनमें। ठीक है, एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं, खत्म करता हूँ। वर्क डन इन वेरियस प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन कल पढ़ा था अपन ने। फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या है, पिस्टन खुद से ऊपर जा रहा है, और वैक्यूम वाली कंडीशन थी, या इवैक्यूएटेड बल्ब ये लिखा था। ठीक है, तो वैक्यूम वाली कंडीशन है तो ऊपर से कोई रोकने के लिए नहीं है ना, तो जब कोई रोक नहीं रहा है तो पिस्टन खुद से ऊपर जा सकता है, तो उसमें वर्क डन क्या बोलोगे, 0। तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, 0, बात ही खत्म। अगला इरिवर्सिबल प्रोसेस, कोई सी भी इरिवर्सिबल हो, चारों, तो इसीलिए लिखा है मैंने ऑल द इरिवर्सिबल प्रोसेस। चारों इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। क्लियर है? तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट या तो ऐसा लिखेगा, या प्रेशर कांस्टेंट या अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, ऐसा कुछ लिखा है तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल V, या ये एक ही फॉर्मूला लगेगा अपना, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल क्या होता है, फाइनल प्रेशर जो भी है। ठीक है, फाइनल वाले लिखोगे, इनिशियल नहीं लिखते उसमें। क्लियर सभी को? ठीक है, इतना समझ में आया?
और वो डेली बराबर एनसीपी डेल्टी डेल एच एनसीपी डेल्टी डेली क्यू प्लस डब्ल्यू, ये सब पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। चलो अगला रिवर्सिबल वाला, रिवर्सिबल चारों के लिए अलग अलग है, ठीक है। अब ये भी इसी फॉर्मूले से रहा है, बस इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि हर एक स्टेप पे वर्क डन हुआ होगा, तो हर एक स्टेप का वर्क डन जोड़ेंगे कैसे, इंटीग्रेट करके। अब इस इंटीग्रेशन से चारों के अलग अलग आंसर आएंगे, ठीक है। चलो रिवर्सिबल वर्क डन W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। आइसोथर्मल का सीधा सीधा है फॉर्मूला, याद रखेंगे। आइसोथर्मल में अपने को पता है T कांस्टेंट हो जाता है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाता है, तो इसको मैं P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1 लिख सकता हूँ ना, इतना याद रहेगा, ठीक है। अब जो P डेल वी है ना, P डेल वी इज इक्वल टू बाकी पूरा कांस्टेंट है, तो फिर इसको डेरिवेशन कर करा के यहाँ पे पहुंचता है फाइनली, ठीक है। डेरिवेशन कोई काम का नहीं, सीधा फॉर्मूला याद रखो। ln के फॉर्म में भी फॉर्मूला अपने काम में नहीं आएगा, अपने को log 10 के बेस में ही काम आता है फॉर्मूला, ln बस मैंने लिखा है, तो माइनस एनआरटी ln V2 बाय V1 या P1 बाय P2 कुछ भी लिख सकते हैं, या तो फॉर्मूला ये बोलूं V2 बाय V1 या फिर फॉर्मूला ये बोलूं P1 बाय P2। अगर प्रेशर दिए हैं तो ऊपर 1 2, वॉल्यूम दिए तो ऊपर 2 नीचे 1, क्लियर सभी को, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, ये ln के फॉर्म में था ना, ये क्या दिया है ln के फॉर्म में, और ln से log 10 में कन्वर्ट करने के लिए बोला था 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं अपन हमेशा, तो वही किया है कि है सेम चीज, बस ln को log 10 में अगर कन्वर्ट किया है मैंने ये, तो 2.303 का मल्टीप्लाई किया बस, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला क्या याद रखना तुमको, ये माइनस 2.303 एनआरटी log 10 log द बेस 10 सेम V2 बाय V1 बोलूं या फिर P1 बाय P2, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज को वो रिवर्स कर रहा है कि P2 बाय P1 या V1 बाय V2, तो ये सिंबल उल्टा कर देना, यहाँ पे क्या हो गया V1 बाय V2 हो गया, P1 बाय P2 को P2 बाय P1 हो गया, तो सिंबल क्या कर दिया मैंने, प्लस का, समझ गए चीज, ठीक है। ये कोई ज्यादा काम का नहीं, मेन यही है, यही काम आ जाता है क्वेश्चन में, कुछ दे नहीं दे ये वाला फॉर्मूला लग जाता है, माइनस वाला, कंप्रेशन के नहीं आते हैं, एक्सपेंशन के ही अपने। हाँ कोई डाउट किसी को इसमें, सारे इधर। आइसोथर्मल रिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या है, माइनस 2.303 एनआरटी लॉग P1 बाय P2 या V2 बाय V1। PV ये ऐसे लिख सकते हैं ना, तो P1 बाय P2 और V2 बाय V1, तो या तो ये या फिर ये, ऐसा है तो एग्जैक्ट ये फॉर्मूला, इनको अगर स्विच कर दे V1 बाय V2 या P2 बाय P1, तो सिंबल चेंज कर देना, वो कंप्रेशन का हो जाएगा, और ये कहीं का अपना एक्सपेंशन का है, समझ में आया ये, ठीक है। इतना याद रहेगा, ठीक है। और ये सारी चीजें वही है जो अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। ये सारी दिख रही है ना, डेल्टी आइसोथर्मल, डेल्टी 0 तो डेली भी 0 डेली 0 डेल एच 0, क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू हो जाता है इसमें, और इसका ये जो CM लिखा है इनफाइनाइट, CM पता ना क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, और मोलर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट थी क्योंकि डेल्टी 0 है, डेल्टी 0 हो गया तो नीचे वाला पार्ट 0 था, तो इनफाइनाइट हो रहा था, याद आया सबको, C बराबर Q बाय डेल्टी, है ना, लिखना हो तो लिख लेना, C बराबर Q बाय डेल्टी, डेल्टी 0 तो C 0 हो जाता है पूरा, इनफाइनाइट हो जाता है, और Q 0 तो C 0, ये था वो, ठीक है। चलो अब एडियाबैटिक वाला, एडियाबैटिक में Q 0 होता है, सेम इसका डेरिवेशन भी कहाँ से आएगा, इसी से आएगा, लंबा चौड़ा डेरिवेशन है पूरा, एक बोर्ड का, कोई काम का नहीं है, आखिरी में फॉर्मूले याद करने होते हैं, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिख दिया, याद करना है। वर्क डन क्या होता है, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, याद करना है तुमको, याद कर लोगे, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। या फिर उसको बोलूं माइनस NR बाय गामा माइनस 1 इंटू, देखो PV क्या होता है, NRT होता है ना, ये होता है ना PV इज इक्वल टू NRT, तो इसने देखो गामा माइनस 1 नीचे अभी भी है, गामा माइनस 1 नीचे अभी भी है, ऊपर PV के फॉर्म में दिया था अभी उसने ऊपर NRT के फॉर्म में दे दिया है, क्योंकि N और R तो कांस्टेंट होते हैं वैसे भी, तो T ही वेरिएबल होता है और P और V वेरिएबल होते हैं, तो जो वेरिएबल है उनको चेंज किया है बस, P और V वेरिएबल होते हैं ना, तो P2 V2 माइनस P1 V1, यहाँ पे NR तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो T2 माइनस T1, सबके फाइनल मैंने इनिशियली किए हैं, ये समझ में आ गया, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, या फिर इससे लिखूं तो NR T2 माइनस NR T1,
लेकिन एनआर तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया तो T2 माइनस T1 बचा है बस। क्लियर है, याद हो जाएंगे, दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, डेली ये तो क्या है, वही है सेम चीज, डेली बराबर W NCV डेल्टी, इसका CM 0 होगा। क्लियर है, Q 0 हो जाता है तो CM 0, डेल्टी 0 हो जाता है तो C इनफाइनाइट, तो ये तो हो गया। और W बराबर NCV T2 माइनस T1 वही लिखा है, ये कहा NCV डेल्टी जो था, NCV डेल्टी को लिख लिया T2 माइनस T1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो तीन अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, जो भी गिवन डाटा हो उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, याद करने हैं यार ये फॉर्मूले। देखो मैंने अभी सिर्फ 3 फॉर्मूले लिखे हैं, अगर इन तीनों के डेरिवेशन भी करवाता बोर्ड भर के तो ज्यादा चीजें टफ लगती कि डेरिवेशन इतना सारा लंबा चौड़ा, इंटीग्रेशन, फाइनली याद रखने तो याद कर लो। ठीक है, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएंगे। ठीक है, एडियाबैटिक से कोई ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, आइसोथर्मल से आते हैं और इस फॉर्मूले पे आते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे फिर भी चांसेस कम रहते हैं आने के, आइसोथर्मल के आए हुए हैं क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आइसोकोरिक में वर्क डन क्या होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब पिस्टन कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो पिस्टन कहीं मूव नहीं किया तो वर्क डन 0, बात ही खत्म। तो इसमें तो कुछ वर्क डन ही 0 हो गया, वर्क डन ही तो निकाल रहे थे। ठीक है, अच्छा ये इसमें भी 0 ही होगा ना, इसमें भी डेल वी क्या रखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम 0, तो उसमें भी वर्क डन 0 ही रहेगा आइसोकोरिक का। ठीक है, फॉर्मूला वो लगाओगे तो 0 आएगा उससे भी। Q बराबर डेल हो जाएगा और CM बराबर CV हो जाता है यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और उसमें CP कर देते हैं CM को। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब आइसोबैरिक में कुछ नहीं दिया है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, सेम नॉर्मल जैसा, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, वो एक फॉर्मूला है। तो तुमको बस 2 ही तो फॉर्मूले नए मिले। देखो एक ही फॉर्मूला अपने पास, W बराबर माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, हर जगह लगा देना। बस 2 नई जगह है, कौन सी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एडियाबैटिक, बस जिनमें नए हैं, बाकी तो सब में सेम ही चल रहा है ना। और इसमें नया क्या है, माइनस 2.303 NRT लॉग P1 बाई P2 या V2 बाई V1। और इस वाले में क्या है, इधर जो मेरे पीछे लिखा है क्या है, एडियाबैटिक का, देखो अपॉन में तो गामा माइनस 1 है, ऊपर P2 V2 माइनस P1 V1 है, या फिर NRT2 माइनस NRT1, बस इतना ही तो है, बस ये। और इधर तो सेम ये फॉर्मूला अपना हो गए फॉर्मूले याद, 3 ही फॉर्मूले अपने पास। एक फॉर्मूला है माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, हर जगह लगा देना, 2 जगह को छोड़ के। कौन सी 2, रिवर्सिबल आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एडियाबैटिक। यहाँ बस लग वही फॉर्मूला रहा है, बस डेरिवेशन के बाद कंक्लूजन ये आया है। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला लग रहा है, तो यहाँ पे हो गया रहा है। आइसोथर्मल वाले का फॉर्मूला क्या याद रखोगे, माइनस 2.303 NRT लॉग P1 बाई P2 या V2 बाई V1, हाँ लॉग बेस 10, लॉग बेस E ln होता है। ठीक है, तो ln से अपने को कोई काम नहीं है, E से आता भी नहीं है, 10 बेस पे अपने क्वेश्चन चलते हैं सारे। ठीक है, एक याद हो गया। ठीक है, अब एडियाबैटिक का फॉर्मूला क्या है, अपॉन में गामा माइनस 1 याद रहेगा। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे, PV, या तो PV के टर्म्स में लिख सकता हूँ या NRT के टर्म्स में। PV के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो P2 V2 माइनस P1 V1, NRT के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो NRT2 माइनस NRT1। कुछ हो गया याद? ठीक है, हो जाना चाहिए, 2-3 बार तुम लोग खुद से मन से लिखोगे तो हो जाएगा। 3 ही फॉर्मूले, 3 फॉर्मूलों को 10 बार लिख के देख लेना। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे अपना हो गया वर्क डन वाला पार्ट कंप्लीट। ठीक है, वर्क डन से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में करवाता हूँ एक बार, ये सारा पार्ट कंप्लीट हो जाए एंथैल्पी के बाद वाला, तब क्वेश्चन करवाऊंगा सारे एक साथ। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक क्या बचा अपना, एंथैल्पी। एंथैल्पी होता क्या है, हीट चेंज ऑफ द सिस्टम या चेंज इन हीट ऑफ द सिस्टम, बस ये एंथैल्पी है। थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे बट उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और एक बार और लिख के अपन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं एंथैल्पी वाला पार्ट, क्योंकि उससे कुछ और दूसरी चीजें भी आती है जो अपने को चेक करना रहेगी क्वेश्चन में। ठीक है, एंथैल्पी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सेकंड लॉ स्टार्ट होता है। एंथैल्पी तक, ये एंथैल्पी के बाद, एंथैल्पी तक फर्स्ट लॉ वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, इसके बाद फर्स्ट लॉ तक के सारे क्वेश्चन, फिर सेकंड लॉ स्टार्ट होगा, उसमें एंट्रोपी और सेकंड लॉ, ये सेकंड लॉ वाला पार्ट है। थर्ड लॉ में आता है गिब्स फ्री एनर्जी वाला पार्ट आ जाता है, मतलब थर्ड लॉ तो वैसे वो टेम्परेचर से है, लेकिन थर्ड लॉ और गिब्स फ्री वाले क्वेश्चन साथ में, समझ गए? 3 पार्ट में ही है ये, फर्स्ट लॉ तक, फिर एंट्रोपी और सेकंड लॉ, और थर्ड लॉ और गिब्स फ्री एनर्जी। ऐसा थर्ड लॉ तो वैसे भी थ्योरेटिकल है पूरा, कुछ है नहीं, गिब्स फ्री एनर्जी सॉल्व करने वाला है। ठीक है, चलो मिटाऊं ये। देखो वर्क डन, अगर ग्राफ, माय फोन रख दो, अगर मान लो ग्राफ नहीं दिया और नॉर्मल फॉर्मूले से निकालना हो तो समझ गया वर्क डन कैसे निकालते हैं।
पहले क्वेश्चन पढ़ के पहली चीज क्या पता करोगे कि रिवर्सिबल का है कि इरिवर्सिबल का है, ये पता लग जाएगा तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना है तुमको पता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन इस फॉर्म में दिए ही नहीं है कि लैंग्वेज के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, ठीक, ग्राफ दिया है और फिर पूछ रहा है वर्क डन, ठीक है, तो ग्राफ से वर्क डन कैसे निकालते हैं, ये दो चीजें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहली चीज सिंबल क्या लगाओगे, क्योंकि देखो लैंग्वेज में देगा तो लैंग्वेज में वो लिख के देता है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, ये वर्ड्स लिख के देगा अगर लैंग्वेज में क्वेश्चन आ रहा है तो। लेकिन ग्राफ में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ग्राफ में थोड़ी ना लिख के दे रहा है वो कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, तो सिंबल क्या लगाओगे, प्लस माइनस, ठीक है। तो पहली चीज क्या होती है समझने वाली तुम्हारे लिए, ग्राफ से, ग्राफ का अगर क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट थिंग क्या होती है, सिंबल ऑफ वर्क। पहला सिंबल ऑफ वर्क कहीं से निकालोगे, डायरेक्शन ऑफ एरो से, सिंपल सी चीज है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एरो से पहली चीज ही ये पता करनी होती है। अगर एक बार तुमको ये पता लग गया कि वर्क पॉजिटिव है नेगेटिव, तो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ उसका आगे सिंबल रहेगा। अब वो वैल्यू होगी क्या, ये कैसे पता करते हैं, एरिया अंडर द कर्व से, ठीक है। वर्क होगा क्या, एरिया अंडर द कर्व, अगर कर्व आ रहा है तो, या फिर देखो कर्व आ रहा है तो एरिया अंडर द कर्व, या फिर बोलूं कोई सिंबल पूरा कंप्लीट है तो एरिया ऑफ दैट सिंबल, ठीक है। कोई अगर पूरा सिंबल आता है तो सिंबल जैसे मान लो सर्कल, स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ दैट सिंबल, समझ गए। तो सबसे पहला चीज डायरेक्शन पता करना, जिससे अपने को वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये पता लगेगा। ये एक बार पता लग गया तो उसके बाद वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी ये पता करने के लिए एरिया अंडर द कर्व, अगर कर्व है तो, कर्व मतलब सिर्फ लाइंस होगी, है ना, आड़ी टेढ़ी लाइंस खींची होगी। कर्व का मतलब क्या है, या तो ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन कुछ, ठीक है। और सिंबल वाले में या तो सर्कल होगा, स्क्वायर होगा, तो उसमें उसका पूरा एरिया, क्लियर है। अब देखो जो चीजें मैंने सारी लिख दी यहाँ पे, सिंबल, सिंबल क्या, एरो अगर तुम्हारा इस साइड जा रहा है, ठीक है, इस साइड जा रहा है मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, क्योंकि देखो ये चीज समझ में आती है ना तुम लोगों को कि यहाँ पे कोई से भी ग्राफ का यहाँ पे वॉल्यूम कुछ कम है, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा ही है ना, ये V2 है, ये V1 है, तो V2 मोर देन V1 है, ठीक है, क्योंकि एरा उधर जा रहा है तो फाइनल वॉल्यूम इधर वाला ही है, तो V2 मोर मतलब वॉल्यूम ज्यादा है ना, वॉल्यूम ज्यादा है मतलब वो कहीं का है, एक्सपेंशन का है। अगर पिस्टन एक्सपैंड हो रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होती है कि ज्यादा होती है, कम होगी ना, हवा जादू से तो ऊपर नहीं कर लेगा पिस्टन को, अपनी एनर्जी लगा के पिस्टन को ऊपर करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी ना, ठीक है। तो अगर एक्सपैंड हो रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम, एनर्जी कम हुई तो वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि खुद की एनर्जी लगा के करना पड़ रहा है तो नेगेटिव। अब अगर सिंबल सारे हैं, एरो इधर आए, इधर आ रहे हैं, मतलब क्या है, वॉल्यूम पे देखना, प्रेशर पे मत देखना कुछ भी, है ना, क्योंकि वॉल्यूम से समझ में आ रहा है अपने को। अगर मान लो यहाँ पे कुछ था और यहाँ पे ये, तो एरो इस साइड है तो फाइनल चीज ये है ना, तो ये अगर मैं V1 मानूं और ये V2 मानूं तो यहाँ पे V1 हाँ मतलब V2 ही ज्यादा है और V1 कम है, V1 कम है मतलब कंप्रेशन हुआ होगा, एरो इधर आ रहे हैं तो जीरो की साइड बढ़ रहा है ना, तो सब जीरो की साइड बढ़ रहे हैं और ये जीरो से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जीरो की साइड बढ़ रहे हैं मतलब कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी ना, क्योंकि कंप्रेशन कोई बाहर से, जैसे मान लो मैं पिस्टन को दबा रहा हूँ तब कंप्रेस होगा, तो मैंने जो वर्क किया वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो वर्क डन पॉजिटिव। तो सिंबल यहां से पता कर लोगे, जैसे कोई भी कर्व दूं पहले उस पर एरो देखना, एरो इधर हो तो वर्क डन नेगेटिव, एरो इस साइड हो तो वर्क डन पॉजिटिव, और ये चीज कहीं से वॉल्यूम कंप्रेशन एक्सपेंशन से पता करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। अब वर्क डन निकालते कैसे हैं, ठीक है, वर्क डन कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व, जो भी कर्व या आड़ी टेढ़ी लाइंस दिए हो उसके नीचे का एरिया, ठीक है, उसके नीचे का एरिया मतलब वॉल्यूम पे गिरना चाहिए वो एरिया, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द पीवी कर्व, ये अपना फॉर्मूला,
ठीक है। जैसे ये पीवी कर्व है, इसके अंडर का एरिया क्या है, ये यही है ना, तो यही अपना क्या होगा यहाँ पे, वर्क डन। और इसका एरिया निकाल पाऊंगा क्या मैं ऐसे, क्योंकि सिंबल नहीं है ना कोई, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस वाले का कोई, ये जो एरिया है ये मैं कैसे निकालूं, क्योंकि ये तो सिंबल ऐसा जा रहा है ना, ये क्या है, कुछ भी है, इसका कोई एरिया कैसे निकाल पाऊंगा। तो इसका, इसमें तुम फॉर्मूला क्या लगाओगे, वही अपना वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ v1 से v2 माइनस पी एक्सटर्नल डेल v। कहां से कहां तक, v1 से v2, ये v1 होगा, ये v2। तो ग्राफ से मैं सिर्फ क्या पता कर पाऊंगा यहाँ पे, v1 v2, और v1 v2 को इस फॉर्मूले में रखूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तब जाके मेरे को वर्क डन मिलेगा। अगर कर्व ऐसे आड़े टेढ़े बनते हैं तो, ठीक है, कर्व की लाइंस अगर सीधी जाती है तो मैं एक फिक्स एरिया बता सकता हूँ ना कुछ, इसका एरिया मैं नहीं निकाल पाऊंगा, कोई फॉर्मूला नहीं है ना ऐसे कर्व के लिए। इसका एरिया तो निकाल सकता हूँ ना, एरिया अंडर द, ये देखो ये लिखा है ना, एरिया अंडर द पीवी कर्व, तो पीवी कर्व के नीचे का एरिया, मतलब वी पे गिरेगा एरिया, है ना। तो इस लाइन के नीचे का एरिया क्या होगा, यही होगा। और ये कैसा दिख रहा है तुमको, स्क्वायर है ना, स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी हो, उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो भी, ये देखो मान लो ये क्या है, v1 होता, ये v2 होता, ठीक है। और हाँ चलो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, ये कुछ दिया होगा और ये कुछ दिया होगा यहाँ पे, ये p फाइनल या ये मान लिया मैंने p, ठीक है। तो ये इस वैल्यू से मेरा क्या मिल जाएगा, लेंथ, इससे ब्रेथ, तो p इंटू v2 माइनस v1, यही होगा ना इसका। इसका मतलब क्या हो जाएगा, p इंटू v2 माइनस v1। समझ गए चीज कि वैल्यूज से करवाऊं लिख के। मान लो अगर ये दिया होता उसने 30, ये दिया है 10 और ये दिया है 20, तो इसका एरिया क्या आएगा, 20 माइनस 10 इसकी लेंथ होगी, ये कितनी हो गई 10, और ये कितना हो गया 30, तो 30 इंटू 10 300, तो वर्क डन क्या आएगा 300। लेकिन सिंबल क्या रहेगा उसका, उधर जा रहा है तो माइनस, तो इसका वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस 300 जूल। समझ गए कैसे आया है वो, माइनस 300, 30 इंटू 10, ये 10 ही तो होगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। ये कर देखो, स्ट्रेट लाइन आया तो मैं आराम से निकाल सकता हूं, लेकिन लाइन थोड़ी भी आड़ी टेढ़ी हो गई, मेरे को इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसके अंडर में एरिया कौन सा आता है, ये और ये वाला पार्ट। तो इसका एरिया देखो, ये जो सिंबल है ना, ये ट्रेपेजियम का सिंबल होता है, इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम का है तो डायरेक्ट एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो इसको दो पार्ट में मैं बांट सकता हूँ। इसकी लाइन ये ऐसी खींच दूं तो एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल हो गया ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो भी मिल जाएगा एरिया। या फिर डायरेक्ट निकालूं तो डायरेक्ट ट्रेपेजियम निकाल, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड ये दोनों है ना, तो इन दोनों साइड का सम, ठीक है। मान लो अगर ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, मैंने बोला 5 पे, ये पॉइंट आ रहा है मैंने बोला 10 पे, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी हो गई 10, इसकी कितनी हो गई 5, तो सम ऑफ, तो इसका या तो मैं ऐसे करूंगी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 5 प्लस 10, ठीक है, इंटू गैप बिटवीन द पैरेलल लाइन। गैप बिटवीन द पैरेलल लाइन मतलब इनके बीच का गैप ना, इनके बीच का गैप कैसे आएगा, जो भी वैल्यू यहाँ होगी उसके हिसाब से। मान लो ये मैंने बोला 8 है और ये 20 है, ऐसा होगा, तो 20 और 8 में गैप कितना होता है 12, तो इंटू क्या करूंगा मैं 12, समझ गए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ इंटू 5 10 15 इंटू 12, 2 2 2 6 12, 15 6 कितना होता है 1 2 3 4 5 6 90, ठीक है। समझ गए जी, 15 15 30, फिर अगला 60, अगला 90, तो 6 टाइम पे आ जाएगा ऐसे। क्लियर है कैसे। या फिर उसको ट्राइंगल और स्क्वायर अलग अलग करता मैं, कि पहले इतने पार्ट का एरिया अलग निकालता,
इसका ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ जो भी लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसका सिर्फ लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। समझ में आया? तो ऐसे करके इसमें भी निकाल सकते थे अपन, ठीक। और ये ने ट्रेपेजियम का सीधा फॉर्मूला लिख दिया अगर नहीं याद है तो, वैसे नहीं याद था, पता है मेरे को किसी को। ठीक है, ट्राइंगल और उसके तो याद है ना, रेक्टेंगल के, ट्राइंगल का हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, रेक्टेंगल या स्क्वायर का लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, ये वाला। अच्छा, इसका वर्क डन कैसा आएगा, सिंबल किधर जा रहा है, वॉल्यूम पॉजिटिव हो रहा है ना, तो ये 90 नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा -90। तो इसका भी ध्यान रखना हमेशा, है ना, क्योंकि ये सिंबल की वजह से, तो इसका वर्क डन नेगेटिव। इसमें सेम, अगर वैल्यू सेम होती तो इसका क्या आ जाता, बस आंसर प्लस में आता, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, क्लियर है सभी को, और इसका वर्क डन कैसा आता, पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव आया है, क्लियर है ना। चलो ये वाला, इसमें एरिया अंडर द कर्व है, ये चीज समझ गए सभी, एरिया अंडर द कर्व इसमें ये होगा, ठीक है। अब बस कर लोगे लेंथ इनटू ब्रेथ, जो भी कुछ दिया होगा, सिंबल इधर है तो वर्क डन क्या आएगा इसका, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब पिस्टन कंप्रेस हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव। ये वाला, इसमें ये मत करना कि ये डॉट 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 खींचे और एरिया अंडर द कर्व, इसमें सिर्फ और सिर्फ एरिया अंडर द लूप। अगर कोई कंप्लीट ऐसा आता है तो उस चीज का एरिया, ना कि नीचे वाला एरिया गिन लेना, क्लियर है। जैसे ये, तो इसमें ये नहीं करोगे कि यहां तक डैश बना के पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, जो लूप है सिर्फ उसी का एरिया, ठीक है, ये। और लूप का एरिया कैसे निकालोगे, यहां से 2 से इसका गैप मिल जाएगा, यहां के 2 से इसका गैप मिल जाएगा, समझ गया ना, जो पॉइंट ये और ये पॉइंट और इस पॉइंट से इसका गैप मिल जाएगा, और ये पॉइंट और इस पॉइंट से इसका गैप मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मान लो अगर ऐसा कर्व आता है तो इसका एरिया अंडर द कर्व तो पॉसिबल है क्या निकालना, कि मान लो इसमें मैं ऐसा कर्व बना भी दूं इसको, ये, तो कैसे ही एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, कोई सही नहीं है, मतलब नॉर्मल से तो एरिया तो नहीं निकाल सकता ना मैं। तो इसका कैसा होगा कि ये क्या है तुम्हारा V1, ये होगा तुम्हारा V2, तो इसमें क्या लगेगा, वर्क डन, इधर आ रहा है तो सिंबल क्या लगाऊंगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 P एक्सटर्नल डेल V, ठीक है। अच्छा, ये चीज शायद परसों में पढ़ा रहा था, तो मैंने ये इंटीग्रेशन के ऊपर P1 P2 लिखवा दिया था परसों की क्लास में, उसको एक बार करेक्ट कर लेना, है ना, कि प्रेशर अपन ने लिखा था P1 P2, लेकिन वो V1 P2 ही रहता है इंटीग्रेट करते हैं तो, ठीक। इसका कैसे निकालोगे, समझ गए, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं तुमसे एक और, ठीक है, ये अच्छा है ना, मुझे इसका वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है ना, ये जो 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इनके वर्क डन मुझे कैलकुलेट करके बताना। ये लो, कितने बोल रहे हैं, -15 ही है ना, +15 वाले कितने, -15 वाले 0 है। सुनो, मुझे पता वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, नहीं ना, मैंने पीवी चेंज कर दी है, एरिया अंडर द पीवी,
पी पे थोड़ी ना गिनते हैं, वी का देखते हैं, नीचे वी होता है तो। कोई चीटिंग नहीं की। एग्जाम ऐसे ही चीटिंग करता है, समझ गए? तो गोला मार्क करके ध्यान रख लो, ये पी अगर नीचे आ गया, वी ये रहा, तो ये तो वी कुछ चेंज ही नहीं हो रहा ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन 0। इसका पीवी अब तो निकाल लोगे शायद सही। 10 5 5 10 नहीं 5 20 कर लेता हूँ। हाँ इसका बताओ क्यों 0? गधे हो गया, वी पे बनाओ ना वो। अरे यार सब में वी पे जब बना रहे थे ग्राफ को, मैंने ऐसे कर दिया तो वी पे बना लो। वी पे गिर रहे हैं ना, वी से एरिया देख रहे हैं, जो एरिया वी पे गिर रहा है वो देख रहे हैं, तो यहां भी वी के ऊपर एरिया ये कर लो ना, जो भी दे रहा है ये 0। बताओ 5 10 5 20 वैल्यू मैंने क्या सेम दी थी क्या? वैल्यू तो मन से दे रहा हूं मैं, कुछ भी देखता हूं मैं। देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, ये 0 होगा तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़। अच्छा इसमें बताओ वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है? कम हो रहा है ना। देखो पहले 20 था, अब 5 हो गया। हाँ तो कैलकुलेट करो ना, ऐसे नहीं कॉपी में करके बताओ, पंजे पंजे मत करो। वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम मतलब वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। वॉल्यूम कम, वर्क डन पॉजिटिव आना है। अब कितना आएगा पॉजिटिव में वो देखना है मुझे, तो वो क्या करूंगा मैं? ट्रेपेजियम में, ट्रेपेजियम मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड। ये पैरेलल साइड कितने की है? ये 5 वाला पार्ट है ना, अरे 5 की तो है 5। ये कितने की है? 10। तो 5 + 10 मतलब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। डिस्टेंस कितनी है? 15। हाफ इंटू 15 इंटू 15, 15 कितना होता है? पक्का 225 बस 75 चुप रहे। हाँ 225 225 ही है ना पक्का? ठीक है तो 225 डिवाइड बाई 2 कर देना, ठीक है। हाँ जो भी आ रहा है वो 112.5 जूल। और काय में आएगा है? पॉजिटिव में। क्या बेटा? हाँ वैसे भी कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। चलो कहीं से भी निकालो सेम ही आएगा, या तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया एक साथ निकालूं, या फिर इसको मैं ऐसा बांट लूं कि ये आधा रेक्टेंगल और ट्राइंगल। ट्राइंगल का होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ गए ना? तो तुम लोग ये गोले मार्क कर लो, बात खत्म, ठीक है। क्योंकि पता चला ये तो सीख के चले गए कि एरिया अंडर द कर्व, वहां उसने ये कर दिया, निकाल के आ गए एरिया अंडर द कर्व ये 5 10 से। समझ गए? और ऐसे ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन ऐसे आएंगे -50 +50 0 और कुछ दे देगा 25 करके। तुम लगाओगे फिर 50 होगा कि -50, यही कंफ्यूजन में रह जाओगे, ठीक है। वॉल्यूम चेंज नहीं तो वर्क डन 0 है। इतने सारे ग्राफ बनवाए थे अलग अलग रख के, पी वी वी पी टी पी। क्लियर है सभी को? है चलो, तो यहाँ पे अपना वर्क डन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे सारे लिखवा दिए, 3 ही टाइप के फॉर्मूले, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का अलग है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक का अलग है, और ओवरऑल एक जो जनरल फॉर्मूला था अपना -P एक्सटर्नल V2 -V1। क्लियर है? 3 फॉर्मूले। एरिया से, एरिया अंडर द कर्व से आएगा तो समझ गए कैसे। सर्कल का एरिया क्या होता है ना, तो याद रखना। पता चला सर्कल का एरिया तो निकालना है, लेकिन यही नहीं पता सर्कल का एरिया क्या होता है, ठीक है महान लोग, पता है मेरे को। समझ गए ना सारी चीजें? तो लिख लेना उसमें πr², और ये सब लेंथ इंटू ब्रेथ।
बाकी तो सब कर ही लोगे। ऐसे आते तो इंटीग्रेशन, और कोई ऑप्शन नहीं है, इंटीग्रेशन सीख लेना फिजिक्स में, ठीक है। क्लियर है सभी को है? चलो अब अगला पार्ट बचता है अपना एंथैल्पी वाला, वो पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट था, अगला वो भी इंपॉर्टेंट है।